गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद। गुड मॉर्निंग। थोड़ा दोस्तों टेक्निकल इश्यू आ रहा है इसमें। मैं आपको बता दूं कि मैं 8 बजे स्ट्रेट होता हूं अपनी क्लास में, लेकिन कुछ मेरे फ़ोन के ऊपर जो ऐप चलता है खान सर का, वो कभी 8 मिनट लेट या 10 मिनट लेट, कभी एग्ज़ैक्ट दिखाता है, तो समझ नहीं आ पाता है कि मैं क्लास को कैसे शुरू करूँ। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कुछ बच्चे मुझे नहीं देख रहे होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा संख्या में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो सर्वर या अन्य इश्यूज़ हो सकते हैं। और खान सर की टीम की ओर से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लोग भी एकदम राइट टाइम पे होते हैं। लेकिन मेरे फ़ोन में कभी दिखता है कि अभी 8 मिनट बाद ये क्लास स्टार्ट होगी, ऐसा इसमें लिखा हुआ आता है। तो ये समझ नहीं आ पाता है कि मैं क्लास को कहाँ से शुरू करूँ? और कोई रिपीट भी करूँ तो मुझे डाउट रहता है कि कोई बच्चे इस समय शायद नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास भी नहीं आ रहा है। तो ऐसे मुद्दे आ रहे हैं, तो वो इसी वजह से क्लास लेट हो रही है। मैं हृदय से माफ़ी चाहता हूँ आप सभी लोगों से, लेकिन मैंने अपनी स्थिति आपके सामने रख दी है। और टीम की ओर से भी कोई इश्यू नहीं है, लेकिन ये टेक्निकल शायद कोई प्रॉब्लम आ जा रही है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो आप इस बात को शायद समझेंगे। और मुझे लेट होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आप ये मान के चलें। कोई बहुत इमरजेंसी हो जाए तो मैं कह नहीं सकता, वरना हम लोग 8 बजे अपने स्टूडियो में होते हैं एक तरह से, और वेट करते रहते हैं टाइम का। तो ये टेक्निकल साइड है जिसको आप ठीक से समझेंगे, राइट? मुझे उम्मीद है। तो हम क्लास को शुरू करते हैं। थोड़ा मैं कल की क्लास को दोहराव कर देता हूँ। कल की क्लास में हम लोग रेट्स और रेशियोज़ के नाम से टॉपिक हमने शुरू किया था। ये अलग-अलग प्रकार के जो रेट्स होते हैं और अनुपात होते हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा सीआरआर, एसएलआर वगैरह इस तरह के, वो अनुपात होते हैं। तो रेट्स एंड रेशियोज़ के नाम से हमने क्लास को शुरू किया था। दरें, अलग-अलग प्रकार की जो दरें होती है, अलग-अलग प्रकार के जो अनुपात होते हैं। उसमें हमने सबसे पहले बैंक दर लिया था, आपको याद होगा। ज़्यादा आप दिमाग पे ज़ोर ना दें, मूल बातों को पकड़ने की कोशिश करें और आइडिया डेवलप करें। आइडिया मिलने से आपका काम आराम से हो जाएगा। बैंक रेट, और इसके बाद में मैंने रेपो दर पढ़ाया था आपको। तो बैंक दर जो होती है, ये भी उधारी की दर है और रेपो दर भी उधारी की दर। तो आप इंग्लिश में लेंडिंग रेट कह सकते। दोनों दरें उधारी की दरें हैं। और ये दरें कौन लेता है? रिजर्व बैंक लेता है, आरबीआई। और किससे लेता है? कॉमर्शियल बैंक्स, जो वाणिज्यिक बैंक है। आपने अलग-अलग बैंकों के नाम सुने होंगे, सहकारी बैंक, ऐसे ही वाणिज्यिक बैंक होते हैं के काम करने के तरीके पर ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का बना हुआ उसके हिसाब से फ़र्क है। कॉमर्शियल बैंक, इनसे ये वसूलता है। दोनों उधारी की दरें हैं। यानी कि कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से उधार लेंगे, तो वो क्या रेट वसूलेगा? आगे एक और रेट आएगी जिसको एमएसएफ रेट कहते हैं, आज की क्लास में आ जाएगी। वो भी उधारी की दर होती है। 3 दरें रहती है, बैंक दर, रेपो दर, एक एमएसएफ दर जो मैंने अभी नहीं पढ़ाई आप। तो उसको आप छोड़िए, 2 जो हमने कल पढ़ी, उनके हिसाब से मैं लिख रहा हूँ। ये दोनों दरें आरबीआई किससे वसूलता है? कॉमर्शियल बैंकों से वसूलता है ना? कॉमर्शियल बैंक, ठीक है? दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जो बैंक दर होती है, वाणिज्यिक बिल इस्तेमाल होते हैं। वाणिज्यिक बिल को, देखिए कॉमर्शियल बिल्स, इन बैंक रेट वी यूज़ कॉमर्शियल बिल, यानी बैंकों को कॉमर्शियल बिल देने पड़ते हैं, सेंट्रल बैंक को, आरबीआई को। और आरबीआई इनके ऊपर एक डिस्काउंट करता है। डिस्काउंट जितना उस पे लिखा हुआ होता है उससे कम पे करता है। वो कल के क्लास में आप देखेंगे वीडियो को तो आपको समझ, और मैं बता दूंगा अभी आपको। बैंक दर में वाणिज्यिक बिल इस्तेमाल होते हैं।
और रेपो दर में सरकारी प्रतिभूतियां इस्तेमाल होती, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सरकारी प्रतिभूति को बॉन्ड भी कह सकते हो आप, सरकारी प्रतिभूतियां या बॉन्ड। राइट, बैंक दर में वो यूज होते हैं, रेपो दर में ये इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप फर्क को देखें। और ये हमारे देश में लोकप्रिय नहीं है, दिस इज नॉट पॉपुलर, क्योंकि जो व्यापारी है वो इनका इस्तेमाल ज्यादा नहीं करते हैं, कम इस्तेमाल करते हैं। ओरल अनौपचारिक वे में, ओरल और इनफॉर्मल वे में ट्रांजेक्शन ज्यादा करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि माल लेते हैं तो बिल देते ही हैं, केवल जबान के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड्स दे एक्सचेंज द गुड्स, वस्तुओं का लेन देन करते हैं, बिलों का प्रयोग नहीं करते हैं। तो बिलों का जब वो प्रयोग नहीं करेंगे तो बैंकों के पास बिल आ नहीं पाएंगे, और बैंकों के पास बिल नहीं आ पाएंगे तो आरबीआई के पास नहीं जा पाएंगे उस। तो बैंक रेट बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती है हमारे देश में, ज्यादा इस्तेमाल होती है रेपो रेट, और सरकारी प्रतिभूतियों और बॉन्डों की हमारे देश में कमी नहीं, तो ये ज्यादा यूज होती है। ठीक है, दूसरा आप एक चीज देखें कि रेपो दर में, रेपो शब्द के अंदर रीपरचेज वर्ड इज इंपॉर्टेंट। रीपरचेज, तो कोई भी बैंक है और यहाँ पर आरबीआई है, तो बैंक जब आरबीआई के पास जाएगा उधार लेने के लिए, जैसे कि बैंक गया ऐसे और बोरो किया, बोरो किया या उधार लेने के लिए गया आरबीआई के पास, तो वो पैसा लेते समय बॉन्ड रखेगा, साथ में क्या देगा, बॉन्ड देगा। उधार लेने के लिए बॉन्ड जमा कराएगा और साथ में वादा करेगा कि मैं ये बॉन्ड वापस ले लूंगा, यानी कि क्या कर लूंगा, रीपरचेज। राइट, वादा करता है साथ में। जैसे मैं ये मार्कर देके, जैसे कि कल की क्लास में आपको ये मार्कर का एग्जांपल दे रहा था कि ये मार्कर देकर मैं पैसा लेके आ रहा हूँ, तो मैं साथ में वादा कर रहा हूँ कि ये मैं वापस ले लूंगा और आपका पैसा आपको वापस दे दूंगा। तो यहाँ पे वर्ड क्या यूज होता है, रीपरचेज वर्ड यूज होता है। तो एक चीज ये थी। दूसरा, अगर रेपो रेट को कम किया जाता है, मैंने कल आपको बताया था कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, कि जो बैंक उधारी की दर वसूलते हैं, लेंडिंग रेट और प्लस डिपॉजिट रेट, प्लस आप लगाओ नहीं लगाओ इससे फर्क नहीं, कल की क्लास में नहीं लगाया इससे कोई मतलब नहीं। लेंडिंग रेट प्लस डिपॉजिट रेट दोनों कम हो जाए, ये ध्यान रखिए, ये भी कम होगी, ये भी कम होगी। ठीक है, और ये दोनों कम होने से क्या होगा, डिमांड फॉर लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब तरलता या धन, कम ब्याज दरें हो जाती है, उधार आपको आसान दरों पे मिल रहा है और बैंक आपको जमा पे कुछ खास नहीं दे रहा है, तो आप क्या करोगे कि चलो मेरा पैसा मुझे ही दे दो, तो आपका पैसा होगा तो भी आप उसको लेना चाहोगे, और किसी से उधार लेना हो तो भी आप ज्यादा उधार लेना चाहोगे, तो डिमांड फॉर लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। और हमेशा लिक्विडिटी की जो मांग होती है, इसका कोई ना कोई पर्पज होता है, बेवजह कोई लिक्विडिटी की डिमांड नहीं करता है। जैसे कोई व्यक्ति एटीएम मशीन पे जाके पैसा निकालता है और कोई उसका दोस्त पूछता है कि भाई आप क्यों निकाल रहे हो, तो वो कहेगा कि ये कोई पूछने की बात है कि मैं क्यों निकाल रहा हूँ, मतलब मुझे कुछ चीज लेनी होगी। बेवजह कोई एटीएम मशीन पे क्यों जाएगा, कि आप अपने पेरेंट्स से पैसा मांगोगे कि इतना भेजिए, तो कोई वजह तो होगी ना उसके। तो जो लिक्विडिटी या धन की डिमांड होती है, उसका पर्पज होता है वस्तु वगैरह खरीदना होता है मुख्य रूप से। इसलिए अगर डिमांड फॉर लिक्विडिटी बढ़ेगी तो इसका मतलब डिमांड फॉर गुड्स बढ़ेगी। और डिमांड फॉर गुड्स
बढ़ेगी। तो किन्स का अर्थशास्त्र मैंने बोला था आपको, किन्स ने क्या कहा कि मांग के हिसाब से जीडीपी और रोजगार मतलब डिपेंड करते हैं। तो डिमांड फॉर गुड्स बढ़ेगी तो इसका परिणाम क्या होगा? जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट ये बढ़ेगा। तो एक तरह से ये मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म था ना, जो मैं कल की क्लास में आपको कह, इस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? मॉनेटरी ट्रांसमिशन। ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, कोई इसका रास्ता है नहीं। बुक से काम चलेगा नहीं, आपको क्लास के हिसाब से चलना है। मैंने डे वन ही आपको कहा था कि ये क्लास के जो नोट्स बनेंगे वो आपके लिए लाइफ लाइन या मुख्य सोर्स बनेंगे सामग्री के रूप। मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म, मौद्रिक प्रसारण प्रणाली। और कल की क्लास में मैंने बताया था कि ब्याज दरों में चेंज करके, रेपो रेट वगैरह में चेंज करके हम किस पर इम्पैक्ट डालते हैं? वस्तु क्षेत्र अर्थव्यवस्था पर इम्पैक्ट डालते हैं। यहाँ इसकी इम्पैक्ट किस पे आती है? इस पे आती है। रेपो रेट में चेंज करके हम यहाँ पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं, बाकी ये प्रोसेस है। और जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, ये किस में आते हैं? ये किसका पार्ट है? रियल सेक्टर इकोनॉमी। कल की क्लास और 2022 का पीटी पेपर देखें। रियल सेक्टर इकोनॉमी या इसी को क्या कहते हैं? गुड्स सेक्टर, वस्तु क्षेत्र अर्थव्यवस्था। मौद्रिक चरों में परिवर्तन करके, ब्याज दरों आदि में परिवर्तन करके पर इम्पैक्ट डाल रहे हैं, रियल सेक्टर इकोनॉमी या गुड्स सेक्टर। और इसकी पहचान क्या होती है? जहाँ पर वस्तु सेवा का उत्पादन होता है उसको हम रियल सेक्टर इकोनॉमी, नाम भी कह रहा गुड्स सेक्टर। और 2022 के पीटी पेपर को मैंने सामने रख कर आपको चार चीजें बताई थी कि एक टेक्सटाइल मिल कपड़ा पैदा करती है, एक किसान फसल काटता है, एक व्यावसायिक संस्था बॉन्ड निकालती है, या वो धन उधार लेती है। इस तरह की चीजें मैंने आपको बताई थी। जहाँ धन की बात होती है, वो फाइनेंस की बात होती है, वो पैसे की बात होती है, उसको रियल सेक्टर में नहीं डाला जाता है। रियल सेक्टर में वस्तु सेवा की प्रोडक्शन डाली जाती है। तो अगर वो चार चीजों को आप देखते हो जो पिछली वाली क्लास में मैंने आपको बताई थी, वो चार चीजों में टेक्सटाइल मिल प्रोड्यूसेस क्लॉथ्स या कोई कपड़ा वगैरह प्रोड्यूस करती है, a farmer harvests crop. There are two items out of the four items which I mentioned in my previous class. Two items belong to this real sector and remaining two items belong to monetary sector या फाइनेंशियल सेक्टर। तो इस तरह से हम ये मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म लागू करते हैं। इसका उल्टा भी कर सकते हो आप। रेपो रेट ये कम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? तो इसको बढ़ा भी सकते हो, जैसे कि आजकल का दौर है कि रेपो रेट आप बढ़ा रहे हो। तो अगर आप रेपो रेट बढ़ाते हो, कि रेपो रेट बढ़ाएं, तो इसकी इम्पैक्ट क्या होगी? जो बैंक उधारी की दर वसूलते हैं, लेंडिंग रेट, वो बढ़ जाएगी और साथ में डिपॉजिट रेट भी बढ़ जाएगी। प्लस भी लगा दिया, ना भी लगाओ तो भी चलेगा, तो कोई इश्यू नहीं, मैं बताने के लिए। लेंडिंग रेट भी बढ़ गई, इनको जोड़ना नहीं है। मेरे कहने का अर्थ है कि ये भी बढ़ेगी प्लस ये भी बढ़ेगी। और जब आपको धन महंगा मिलेगा तो आप क्या धन लेना चाहोगे, तरलता लेना चाहोगे बैंक से? इफ लेंडिंग रेट्स आर हायर, यू विल नॉट टेंड टू टेक मोर ऑफ लोन्स फ्रॉम बैंक्स। और दूसरा है कि डिपॉजिट रेट जो है वो ज्यादा होगी, तो आप जमा कराना पसंद करोगे बैंक में, मुद्रा की मांग नहीं करोगे, धन को अपने पास नहीं रखोगे बल्कि बैंक में जमा कराना चाहोगे। तो बैंक में जमा कराओगे तो लिक्विडिटी की डिमांड कम होगी कि आप बैंक में पैसा रखना चाह रहे हो। So if deposit rates are higher, you will tend to deposit more of your money into the bank. By that, you are reducing the demand for liquidity. इसमें भी लिक्विडिटी की डिमांड रिड्यूस हो रही है, इसमें भी रिड्यूस हो रही है। तो
इस तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि डिमांड फॉर लिक्विड डिमांड फॉर लिक्विडिटी कम हो जाएगी ये बढ़ने की वजह से। अच्छा, लिक्विडिटी की जो डिमांड है वो कमोडिटीज की डिमांड को शो करती है, तो डिमांड फॉर गुड्स डिक्लाइन हो जाएगा। और डिमांड फॉर गुड्स डिक्लाइन हो जाएगा तो आप इन्फ्लेशन नीचे आ जाएगी, तो ऐसा उम्मीद है। कई बार ऐसा नहीं भी हो पाता है। तो अगर लिक्विडिटी और अन्य चीजों की वजह से इन्फ्लेशन है तो कंट्रोल हो जाएगा। अगर टमेटो है, जैसे अभी आप अखबारों में देख रहे हैं कि टमेटो की प्राइस बहुत ज्यादा है, तो वो इस पॉलिसी से टमेटो की प्राइस कंट्रोल नहीं होगी, बिकॉज इट इज रिलेटेड विद लेस प्रोडक्शन, कम उत्पादन हुआ था। मॉनेटरी पॉलिसी काम करती है डिमांड फॉर लिक्विडिटी के रूट से काम करती है, तरलता की मांग से उसको कंट्रोल करती है, क्योंकि ये क्या करता है, लिक्विडिटी जो होती है वो गुड्स की डिमांड से जुड़ी हुई रहती है। इसलिए हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करके यहाँ पे असर डालते हैं, ताकि हम ये उम्मीद करते हैं कि मांग कंट्रोल हो जाए बस। लेकिन आप ये बताओ, थोड़ा सा एक अच्छा सवाल है ये, कि टमाटो की जो रेट बढ़ी है, ये मांग की वजह से नहीं बढ़ी, ये बढ़ी है कम उत्पादन की वजह से। और ये काम किस पे कर रहा है, मांग के ऊपर काम कर रहा है। इसलिए कई बार हम कहते हैं कि भारत में जो इन्फ्लेशन है वो आरबीआई से कंट्रोल नहीं हो पाती है। फल और सब्जी वगैरह की जो कीमतें बढ़ती है वो मांग की वजह से नहीं बढ़ती है। हम फल सब्जी अचानक से ज्यादा नहीं खाने लग जाते हैं। इंडिया से बाहर जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसकी बात को आप छोड़ दो, अदरवाइज जो एग्रीकल्चरल वस्तुएं होती है उनकी डिमांड सडनली नहीं बढ़ती है। उनकी कीमतें अगर ऊपर नीचे होती है तो उसकी वजह उत्पादन होता है, सप्लाई होती है, और मॉनेटरी पॉलिसी इस पे काम नहीं करती। तो थोड़ा ये भी माइंड बना के रखिए। जो मैंने आपको बताया, अब ये जो क्लास है इसमें इतने सारे बच्चे हैं, और हर तरह के स्टूडेंट्स हैं इस क्लास में, 6th क्लास के बच्चे भी इस क्लास को अटेंड, तो हमारे लिए थोड़ा-सा प्रॉब्लम ये हो जाती है कि एनालिसिस का कौन-सा लेवल हम उठा के चलें। और इसमें बहुत मेधावी, प्रतिभावान, मैच्योर्ड बच्चे भी हैं। प्रतिभावान तो आप सारे लोग हो, लेकिन ऐज के हिसाब से भी फ़र्क पड़ता है ना, कि आप 6th क्लास की उम्र में, 6th क्लास में कोई बच्चा है तो कितना पढ़ चुका होगा न्यूज़पेपर या अन्य चीज़। और हमें देखना होता है कि एक टाइम के अंदर कोर्स को पूरा करा के वो चीज़ पढ़ाई जाए जो बच्चों के एग्ज़ाम के अंदर उनकी कैपेसिटी को बढ़ा दे। भले ही हो सकता है सवाल ना आए, मतलब ऐसी चांस कम है कि सवाल ना आए, लेकिन कैपेसिटी तो बढ़ाओ, आप बच्चे को नॉलेज तो दो, उस लेवल को तो अचीव करो। अब जो पेपर सेटर होता है उसके दिमाग में हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सवाल बन सकते, एक रीजनेबल वे में, जो करंट अफेयर्स चल रहा होता है, जो चीजें पीछे पूछी हुई होती है यूपीएससी ने, उन सब चीजों को इशा ध्यान में रखकर हम लोग अपना क्लास को तैयार करते हैं। लेकिन 100% तो इस दुनिया में परफेक्ट कुछ होता नहीं है। और किसान खेत में बीज डालता है, मेहनत करता है, लेकिन फसल हो जाएगी ये तो हम नहीं कह सकते। So similarly, we teachers are also like farmers who are working hard and they are sowing seeds into the fields, but we are not, we cannot be 100% sure कि वो फसल हमें मिल जाए। और आप भी अपने हिसाब से सोचेंगे तो आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। अगर बेस्ट देने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होता है तो ये ऊपर वाला भी है ना कोई, तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि हम बेस्ट से बेस्ट करें, यही हमारा विजन थॉट होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। अब हम अगली रेट, 2 रेटें पढ़ चुके हैं, बैंक रेट, दूसरा रेपो रेट, 2 खत्म हो गए आपके। अब तीसरा रेट लिखिए, रिवर्स रेपो रेट। ये हिंदी नहीं हो पाएगी दोस्तों, जैसे हिंदी नहीं होता है इनका, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, रिवर्स रेपो, देवनागरी में लिख सकते।
ये हेडिंग लगाइए आप अगला, रिवर्स रेपो। तो आप इसे लिखेंगे ब्याज की वह दर, ये मैं लिख रहा हूँ पहले, ब्याज की वह दर आरबीआई, रिवर्स रेपो रेट ब्याज की वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों अतिरिक्त तरलता तरलता को सौंपता है, एब्जॉर्ब कर, इंग्लिश में हम कहेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट at which rate of interest at which the RBI absorbs excessive liquidity, a rate of interest at which the RBI absorbs excessive liquidity of commercial bank. A rate of interest at which the RBI absorbs excessive liquidity of commercial bank. ब्याज की वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों की अतिरिक्त तरलता को सौंपता है, एब्जॉर्ब करता है। अब ये एब्जॉर्ब कैसे करता है, तो पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे at this rate banks can deposit at this rate banks can deposit their liquidity the RBI. In this respect, the RBI submits government bonds to the commercial banks with the promise of repurchase. At this rate, banks can deposit their liquidity with the RBI. In respect, the RBI submits government bonds to the commercial banks with the promise of repurchase. I told you in my previous class, then whenever you hear this term repo word is coming, like in case of repo rate, like in this case of, reverse repo rate, every time in these two cases we are talking about repo. So repo stands basically for a term called as repurchase, right? So banks are giving money to the RBI and RBI is submitting the bonds to the banks as a collateral, right? And at the time of, depositing the money and submitting of the government bonds, the RBI makes a promise that it will be repurchasing the same from them, इस तरह से.
तो हिंदी में हम कहेंगे कि इस दर पर बैंक अपनी तरलता को आरबीआई के पास जमा करवा सकते, इस संदर्भ में आरबीआई पुनर्खरीद के वादे पुनर्खरीदी पर के वादे के साथ दर में आरबीआई पुनर्खरीद के वादे के साथ बैंकों सरकारी बॉन्ड जमा करवाता है। वो का वही सिस्टम है। देखिए कि एक चीज आप ध्यान में रखिए कि कई बार बच्चे कहते हैं कि रिवर्स रेपो रेट ऐसा रेट होता है जिस पर आरबीआई उधार लेता है बैंक। ये लैंग्वेज मत बोलिए, सेंट्रल बैंक बैंकों से क्यों उधार लेगा? रिजर्व बैंक सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाला सरकारी संस्थान है, तो उसको उधार की क्या आवश्यकता पड़ गई? और क्या एक केंद्रीय बैंक छोटे बैंकों से उधार लेगा? तो उसे आप केंद्रीय बैंक कैसे कह पाओगे? तो लॉजिक नहीं है इसका। तो आप ये मत कहो कि आरबीआई उधार लेता है, भले ही कहीं लिखा हुआ हो, उसकी बात मैं नहीं, लेकिन आप थोड़ा ज्यादा सही लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है, मतलब कि जमा करता है। मेरे हिसाब से आपको ये लैंग्वेज जमा कर ले, ठीक है। अब आरबीआई जमा कर रहा है उनका पैसा, एक समझने के लिए अपने मन में बोल सकते हो कि आरबीआई उधार ले रहा है, लेकिन लिखने का नंबर आए तो मैं आपको ये सुझाव दे रहा हूँ कि जमा लिखोगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो माना कि आरबीआई उधार ले रहा है, जैसे लिखना तो जमा है, लेकिन आप मन में सोच लो आरबीआई उधार ले रहा है तो आरबीआई को भी बॉन्ड रखने पड़ेंगे, गिरवी रखना पड़ेगा ऐसे, और उनको वापस लेने का वादा आरबीआई करेगा। तो आरबीआई क्या करेगा कि बैंकों का पैसा बैंकों को लौटा देगा और अपने बॉन्ड ले आएगा। सेम सिस्टम है जो कि हमने रेपो में देखा, बस डायरेक्शन उल्टा है। रेपो में बैंक आरबीआई से उधार लेने के लिए जाते हैं, और रिवर्स रेपो में आरबीआई उनके पैसे को जमा करता है। ये बेसिकली फर्क है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में, ये बेसिकली। तो इस तरह से ये क्या बना है, मतलब रिवर्स रेपो रेट के बारे में बातचीत हुई। अब रिवर्स रेपो रेट को भी अगर आप चेंज करते हो तो देख लेते हैं उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। तो पैराग्राफ चेंज करके आपको बता रहा हूँ। इफ ट्रिपल आर मीन्स रिवर्स रेपो इज हायर देन बैंक्स विल डिपॉजिट मोर विद द आरबीआई। दिस विल रिड्यूस लिक्विडिटी फॉर द पब्लिक। यदि ट्रिपल आर ऊंची होती है तो कितना नॉर्मल कॉमन सेंस की बात है, इकोनॉमिक्स तो कॉमन सेंस। अगर आरबीआई ज्यादा आपको रेट दे रहा है, ट्रिपल आर जमा की दर ज्यादा है उनके यहाँ, यदि ट्रिपल आर ऊंची होती है तो बैंक आरबीआई के पास अधिक मात्रा में
जमा कराएंगे जिससे लोगों के लिए तरलता का स्तर कम हो जाएगा। कुछ याद थोड़ी करना होता है, समझना होता है। अगर हम बैंक हमें ज़्यादा ब्याज देंगे, आप और मतलब हमारी और बैंकों के बारे में बात करें। अगर बैंक हमें ज़्यादा ब्याज देंगे तो हम घर पे क्यों तरलता रखेंगे? मतलब बैंकों के पास ज़्यादा रखना चाहेंगे। तो अगर आरबीआई बैंकों को ज़्यादा डिपॉजिट रेट दे रहा है तो बैंक क्या चाहेंगे कि आरबीआई को जमा करा दें। जब वो आरबीआई को ज़्यादा जमा कराएंगे तो लोगों को नहीं उधार दे पाएंगे उतना। तो ये लिखा है मैंने, यदि ट्रिपल आर ऊंची होती है तो बैंक आरबीआई के पास अधिक मात्रा में जमा कराएंगे जिससे लोगों के लिए तरलता का स्तर कम हो जाए। If triple R is higher, then banks will deposit more with the RBI. This will reduce liquidity for the public. So there is nothing, exceptional. Whatever we are writing and understanding, completely based on common sense. अब opposite case लेते हैं. If triple R is lower, अब पूरी if triple R is lower then the liquidity for the public will increase because the those banks will deposit less with the center, less with the RBI. यदि ट्रिपल आर कम है तो जनता के लिए तरलता का स्तर बढ़ेगा क्योंकि बैंक आरबीआई के पास कम जमा कराना चाहेंगे। राइट, तो कॉमन सेंस बेस्ड है टोटल। कम जमा कराएंगे तो जनता को ज्यादा देंगे, ठीक है। तो यदि ट्रिपल आर कम है तो जनता के लिए तरलता का स्तर बढ़ेगा क्योंकि बैंक आरबीआई के पास कम जमा कराना। If triple R is lower, then the liquidity for the public will increase because banks will deposit less with the RBI. अच्छा, कई बार क्या होता है कि यूरोपियन कंट्रीज को अगर आप देखते हो तो वो क्या करते हैं, ट्रिपल आर जैसी जो रेट होती है, यूरोप की बात कर रहा हूँ मैं, उसको कम करते करते जीरो कर देते हैं या नेगेटिव कर देते हैं, माइनस में लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? मैं सिर्फ आई एम जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, बस केवल विचार विमर्श के लिए आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि रेपो रिवर्स रेपो रेट कम करते करते जीरो कर दी। इसका मतलब कोई भी बैंक जमा कराएगा सेंट्रल बैंक के पास तो उसको कोई ब्याज नहीं मिलेगा, जीरो में। और माइनस कर देते हैं तो आपने इफ यू डिपॉजिटेड एज ए बैंक, इफ यू डिपॉजिटेड ₹100, यू विल नॉट गेट कंप्लीट ₹100। 100 जमा कराया तो 100 नहीं मिलेगा आपको, ब्याज तो आप छोड़ दो, 100 में से भी कम मिलेगा आपको, 99, 98 नेगेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। इसका मतलब पेनलाइज कर रहा है बैंक्स को सेंट्रल बैंक, यानी वो चाह रहा है कि आप जनता को दो, जनता को दो। मेरे पास अगर जमा कराओगे
तो उल्टा पेनाल्टी जैसा लग जाए। तो कई बार ऐसी भी पॉलिसी होती है, हमारे देश में हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। नोट लगाइए इसके नीचे। अभी तो नहीं कर रहे हैं, ताकि आगे का मैंने ठीक है। आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ एसडीएफ रेट पढ़ाऊंगा अभी। आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ एसडीएफ रेट is keeping the triple R, keeping the triple R fixed. Hence, the triple R is also being known as F triple R, fixed triple R. एक नोट लगाइए, after the introduction of SDF rate, the RBI is keeping the triple R fixed. Hence, the triple R is also known as F triple R, fixed reverse repo rate. हिंदी में लिखेंगे SDF rate के लागू करने के बाद RBI द्वारा ट्रिपल आर को नहीं बदला जा रहा है। एफ ट्रिपल आर फिक्स्ड के नाम से जाना जा रहा। आरबीआई ने एक नया रेट शुरू किया, एसडीएफ रेट, लास्ट ईयर। तो उसके बाद वो इसमें चेंज नहीं कर रहा है, इसलिए ये एफ ट्रिपल आर इसको बोला जा रहा है। और आप पीछे का रिकॉर्ड देखेंगे, आरबीआई की वेबसाइट पे देखेंगे, एक ही लेवल पे बना हुआ काफी समय से। तो लेवल क्या है वो हम लोग लिख रहे हैं। तो प्रेजेंट लेवल, आप लिख लो हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों वाले। प्रेजेंट लेवल ऑफ एफ ट्रिपल आर 3.35%। इसको बदल नहीं रहा, काफी समय से ये इसी पे अटकी हुई, 3.35% अटकी हुई। रेपो रेट में बहुत सारे चेंज किए हमने, फिर भी इसको हम यहीं पे चला रहे हैं। कुल मिला के इसका रेलिवेंस नहीं होगा, तभी तो ऐसा कर रहा है आरबीआई। तो रेलिवेंस इसका यानी कि प्रासंगिकता इसकी कम है इसके आने के बाद, एसडीएफ रेट के आने। तो मैं अगली रेट जो लेने वाला हूँ वो यही है, एसडीएफ रेट। तो हम लोगों का 3 रेट हो गया है, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। अब अगला हेडिंग आप लगाएंगे एसडीएफ रेट। हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले दोनों कॉमन हेडिंग लगाएंगे एसडीएफ रेट। इसका जो फुल फॉर्म है वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, सेंडिंग डिपॉजिट
फैसिलिटी लिखो आप ऐसे। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, और इसके यहाँ पे विसर्ग का एक निशान बना और यहाँ पे लिखो अप्रैल 2022। अप्रैल 2022 में ये इंट्रोड्यूस हुई, तो लागू किया गया, इंट्रोड्यूस। तो अब अप्रैल 2022 में इसको इम्प्लीमेंट किया और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी नाम है इसका ऐसे, और रेट शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसकी जो विशेषताएं हैं उनको हम बिंदुवार लिख लेते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो फर्स्ट पॉइंट लिखें, करें अंडर इट बैंक्स कैन डिपॉजिट liquidity the RBI for overnight under it banks can deposit liquidity with the RBI for overnight। इसके अंतर्गत बैंक ओवरनाइट के लिए RBI को अपनी तरलता जमा करा सकते हैं। ओवरनाइट का मतलब मैंने आपको बताया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरनाइट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरनाइट? वन डे, फॉर वन डे। एक दिन के लिए, जैसे आज जमा कराया तो कल आप वापस ले सकते हो, इसको हम कहते हैं ओवरनाइट। समझ गए आप लोग? ओवरनाइट के लिए पैसा जमा करा सकते हैं, ये ओवरनाइट फैसिलिटी है, SDF रेट। पहला पॉइंट चल रहा है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे सेकेंड। नो कोलेट्रल is to be given by the RBI into the form of government bonds, its रिजर्व बैंक को कोई सरकारी प्रतिभूति, सरकारी बॉन्ड आदि को बैंकों के पास
रखने की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। रेपो रेट और इसमें जो डिफरेंस है, अंडर रेपो रेट, सॉरी रिवर्स रेपो रेट जो है, मतलब एसडीएफ रेट की जो जोड़ी बन रही है वो रिवर्स रेपो रेट के साथ बन रही है, क्योंकि रिवर्स रेपो रेट पे भी बैंक मतलब आरबीआई के पास धन जमा कराते हैं और एसडीएफ रेट में भी आरबीआई के पास धन जमा कराते हैं। इसको पढ़ लेते हैं हम लोग, अंडर इट बैंक्स कैन डिपॉजिट, बैंक जमा करा रहे हैं विद आरबीआई फॉर ओवरनाइट। इसके अंतर्गत बैंक ओवरनाइट के लिए आरबीआई को अपनी तरलता जमा करा सकते हैं। रिवर्स रेपो रेट में भी जमा करा सकते हैं, भी जमा करा सकते हैं, लेकिन रिवर्स रेपो रेट के अंदर आरबीआई को बॉन्ड रखने पड़ेंगे बैंकों के पास, जिनको लेने का वो रिपर्चेज करने का वादा करेगा। इसमें क्या रिपर्चेज वर्ड आ रहा है, रेपो शब्द का इस्तेमाल हो रहा नहीं हो रहा है, एसडीएफ वर्ड का इस्तेमाल। जो हम पैसे, जो कोई भी चीज जमा कराते हैं उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोलेट्रल। हिंदी वाले भी देखो इस चीज, कोई बुराई नहीं है। नो कोलेट्रल इज टू बी गिवन बाय द आरबीआई इनटू द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स इटसेल्फ। आरबीआई को सरकारी बॉन्ड आदि के फॉर्म में कोई कोलेट्रल देने की आवश्यकता है। हिंदी में मैंने ऐसे लिखा, रिजर्व बैंक को कोई सरकारी बॉन्ड आदि को बैंकों के पास रखने की आवश्यकता नहीं होती। बिना कोलेट्रल के, बिना सरकारी बॉन्ड सौंपे भी वो धन को जमा कर सकता है। तो इसका एक नाम मैं नीचे नोट्स में लिखाऊंगा आपको, एक और नाम होता है वो इसी वजह से, या हम लोग यहीं पर लिख लेते हैं, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसी पॉइंट के अंदर लिख लें आप, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूडीएफ। यूडीएफ का फुल फॉर्म हम करेंगे, हिंदी लिख रहा हूँ, इसे यूडीएफ भी कहा जाता है। तो यूडीएफ क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूडीएफ? So I'm writing here uncollateralized deposit facility। अब आप इस नाम से देखो, अनकोलेटरलाइज्ड, कोई कोलेट्रल देने की जरूरत नहीं है और फिर पैसा जमा कर लेगा, तो यूडीएफ भी कहते हैं। तो मैंने इसी पॉइंट में आपको लिखा दिया कि रिजर्व बैंक को कोई सरकारी बॉन्ड आदि को बैंकों के पास रखने की आवश्यकता, जब आप कुछ नहीं रखोगे तो उसको हम क्या कहेंगे, अनकोलेटरलाइज्ड। ऐसे भी यूपीएससी क्वेश्चन कर सकते, निम्न में से कौन सी दर अनकोलेटरलाइज्ड है, निम्न में से कौन सी दर कोलेटरलाइज्ड है, जिसमें आपको कुछ रखना पड़े उसको हम कहते हैं कोलेट्रल, राइट। नहीं भी पढ़ा है तो क्या दिक्कत है, जब मैं क्लास में बता रहा हूँ आपको, ये टर्म फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे लेकिन इसे फर्क क्या पड़ जाएगा जब इसकी मीनिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो मालूम नहीं होता ना, एग्जाम का कुछ पता नहीं होता, हम तो ट्राई करते हैं अपनी, लेकिन मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि 20 क्वेश्चन आते हैं, 10-12 तक आप संभवतः कर लोगे जो चीज हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके आधार पे कुछ जो एक्स्ट्रा मैं समझाता हूँ, कुछ मैं लिखवाता हूँ, एक इस तरह से करके, और आपको भी पता लग रहा होगा कि कोई कमी तो रख नहीं रहे, सब चीजों को बता ही रहे हैं, लेवल के साथ भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, जो लेवल होना चाहिए वो दे रहे हैं। बाकी तो हर चीज की लिमिटेशन है ना, कोचिंग कोचिंग ही तो रहेगा। तो अनकोलेटरलाइज्ड डिपॉजिट फैसिलिटी भी इसको बोलते हैं, ये हमारा पॉइंट चल रहा था सेकंड, ठीक है। तीसरा लिखेंगे, बैंक्स बैंक्स कैन पार्क देयर मनी
under this rate by using eCuber. By using eCuber, an electronic trading platform run by the RBI. आप लिख सकते हैं रिजर्व बैंक द्वारा संचालित एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म eCuber, ये नाम लिखिए, का प्रयोग करके रिजर्व बैंक द्वारा संचालित एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म eCuber का प्रयोग करके बैंक इस दर के आधार पर आरबीआई के पास धन जमा करवा सकते। तो ये eCuber एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है आरबीआई का, जिसपे कई तरह के लेन देन होते हैं। उसके रूट से और किसी आरबीआई के पास जाना नहीं है आपको, केवल उसे ओपन करना है। अपने लैपटॉप कंप्यूटर पे एक बैंक ओपन करेगा और बैठे बैठे ही पैसे को पार्क कर देगा आरबीआई के पास। और उसको ज्यादा लंबा भी नहीं रखना है, पैसे को अगले दिन फिर ले सकता है, क्योंकि वो एक ही दिन के लिए होता है। अगर आपके पास अगले दिन भी पैसे की ज्यादा तादाद है, तो आप नेक्स्ट डे के लिए भी जमा करवा सकते हैं। So the bank is to use e-Kuber platform. The bank officer, while uh, remaining seated in his office, and can give money through e-Kuber to the RBI, and next day you will be getting your money back. So your liquidity is not compromised for quite many days. This is the issue of only one day. And if the next day you think that we are still flush with money, you can again go into the e-Kuber system and park your money. लेकिन एक बार ये पूरा होगा, खत्म होगा, फिर वापस पार्क करो। ऐसे करके आप इसको चलाते रह सकते हो। तो ज़्यादा आपकी लिक्विडिटी खत्म भी नहीं हो रही, एक-एक दिन का हिसाब है और आपको ब्याज भी मिल रहा है। तो इस तरह से ये एक ई-कुबेर प्लेटफ़ॉर्म का प्रयोग करके तो वो किया जा सकता है, राइट? 4th पॉइंट लिखिए। The RBI said that the SDF rate would be 25 basis points 0.25%. The RBI said that the SDF rate would 25 basis points lower
lower than the repo rate. Reserve Bank द्वारा ये कहा गया कि SDF रेट रेपो दर तुलना में 25 आधार बिंदु का मतलब है 0.25%। SDF रेट रेपो दर की तुलना में 25 आधार बिंदु नीचे रहेगी। ये पॉलिसी आरबीआई ने अनाउंस करी थी जब इस रेट को लेके आया गया था अप्रैल 2022 में। तो आरबीआई ने कहा कि 25 आधार बिंदु नीचे रखेंगे। तो एक नया कॉन्सेप्ट आपके लिए होगा शायद। आधार बिंदु 1%, 1% के 100 टुकड़े किए जाते हैं। हर एक पीस एक आधार बिंदु कहलाता है। So 1% is divided into 100 parts, and each part is known by the term basis, and this is quite popular term in monetary, क्योंकि जब ब्याज दरों में चेंज करते हैं, रेपो दर वगैरह में चेंज करते हैं, तो बिंदुओं में चेंज होता है। 1-1% के चेंज बहुत कम देखने को, तो इसीलिए आधार बिंदु की कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होता है। तो दिखने में बड़ा लगता है जैसे 25 आधार बिंदु, लेकिन प्रतिशत में क्या है 0.25%। तो इस समय रेपो रेट कितनी है? 6.5% है। 25 आधार बिंदु कम होने का मतलब 6.25%, 6.25%। तो ये हो गया। अब नोट्स में आइए। फर्स्ट नोट में प्रेजेंट, हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों, प्रेजेंट एसडीएफ रेट आज की तारीख में 6.25%। रेपो कितनी? 6.50%। तो 25 आधार बिंदु ये कम हुई, यानी कि 0.25% वो कम। दूसरा सजेस्टेड, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के सजेस्ट बाई, किसने इसका सुझाव दिया था? तो आप लिखेंगे उर्जित पटेल कमेटी। उर्जित, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों, उर्जित पटेल कमेटी। उर्जित पटेल समिति जो रही है उसने इसको सजेस्ट किया था सबसे पहले। और एक यूनियन बजट था 2018-19, उसमें माननीय वित्त मंत्री जी जो तत्कालीन वित्त मंत्री मतलब यही, इन्होंने अनाउंस किया कि हम इसको लागू करेंगे, लेकिन 18-19 के बजट में। और लागू होते होते मैंने बताया आपको कि अप्रैल 2022 इसका क्रियान्वयन रिजर्व बैंक ने। तो अगर आप ये सोचो कि बैंकों को पैसा जमा कराना है, अब दो दरें हैं जमा कराने की, एक है रेपो रेट, सॉरी रिवर्स रेपो रेट, और एक है एसडीएफ रेट। अब किस रेट पे एक बैंक जमा कराएगा? आपको लिखना नहीं, मैं समझा रहा हूँ। एसडीएफ रेट है एक डायग्राम बना लेता हूँ मैं, क्या होगा।
ये मान लीजिए रेपो रेट है, तो मैं लिख रहा हूँ रेपो रेट, इधर लिख देता हूँ। और ये ट्रिपल आर है, रिवर्स रेपो रेट। और एक है एसडीएफ रेट, और ये 3.35%। यह 6.5, यह 6.25। रेपो रेट मैंने जानबूझ के बनाया, इसकी रेलेवेंस नहीं है अभी, केवल बेंचमार्क के रूप में 6.5 से नीचे रहती है ना 25 आधार बिंदु, ये एसडीएफ रेट है। इस पे बैंक जमा करा सकते हैं और इस पे जमा करा सकते हैं। अगर आप बैंक हो तो आप किस पे जमा कराओगे? इसके ऊपर। इस पे क्यों कराओगे? तो इसको बदलने का कोई फायदा नहीं लग रहा, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, एफ लगा दे रहे हैं। एफ इस जगह पे हम क्या लगा देते हैं, एफ फिक्स्ड। आरबीआई इसको नहीं बदल रहा है। अच्छा, जब रेपो रेट को आप नीचे करोगे तो ये भी नीचे हो जाएगा। जब रेपो रेट को आप करोगे, क्योंकि गैप सेम रखेगा 25 आधार बिंदु, तो और बैंकों का ज्यादा पैसा लॉक भी नहीं होता है इसमें, क्योंकि ये ओवरनाइट है, अगले दिन वापस मिलेगा। इसमें आप लंबा भी जा सकते हो। मान लीजिए आपने इसमें 28 दिन का पार्क कर दिया, तो 28 दिन से पहले नहीं ले सकते, आप तो फंस गए ना। इसमें आप फंस भी नहीं रहे हो, ज्यादा ब्याज भी नहीं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, ये नई दर है एसटी। जो भी इसकी जरूरी बातें थी मैंने आपको इसमें बता दिया, और ध्यान आप भी रखिए कि ओवरनाइट के लिए पैसा रख सकते हैं बैंक। दूसरा, इसमें आरबीआई को कोई बॉन्ड रखने की जरूरत नहीं। कई बार ऐसा होता है कि आरबीआई के पास बॉन्ड खत्म हो जाता है और बैंकों के पास इतनी लिक्विडिटी है, उसको एब्जॉर्ब कैसे करे? बॉन्ड नहीं होंगे तो वो जमा नहीं करा पाएगा। तो उर्जित पटेल सर ने कहा कि आरबीआई को ये छूट हो जानी चाहिए, क्योंकि वो तो सेंट्रल बैंक है, पावरफुल है, उसको क्या गिरवी रखने की आवश्यकता है। तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखकर इसको इम्प्लीमेंट। तो दोस्तों, ये खत्म हुआ ये वाला। तो हम बैंक रेट पूरा किए, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और एचडीएफ रेट। तो 1 2 3 4 आपके पूरे हो गए। अब आप आएंगे एमएसएफ रेट। हिंदी इंग्लिश मीडियम बोथ शुड गो फॉर कॉमन हेडिंग, दोनों लगा लो ये हेडिंग आप। एमएसएफ फुल फॉर्म करें इसका, दोनों मीडियम वाले, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी।
हिंदी नहीं होगी, ये आप ध्यान में रखिए। फर्स्ट पॉइंट लिखिए दोनों, इंट्रोड्यूस, हिंदी वाले भी लिखिए, ना लिखना पड़ेगा। इंट्रोड्यूस्ड, कब इंट्रोड्यूस हुई, ये क्या भाषा की जरूरत पड़ी, इंट्रोड्यूस्ड में 2011, मई 2011 में इसको लागू किया। दूसरा, ओवरनाइट, lending rate to be charged by the RBI. Overnight lending rate to be charged by the RBI. यहाँ हिंदी लिख देता हूँ, रिजर्व बैंक द्वारा वसूली जाने वाली ओवरनाइट की रिजर्व बैंक द्वारा वसूली जाने वाली ओवरनाइट की उधारी की, एक दिन के लिए बैंक्स पैसा उधार ले सकते हैं, एक दिन के लिए, एक दिन के लिए तो रेपो रेट में भी मिले, और एमएसएफ रेट को ज्यादा रखता है आरबीआई, फिलहाल की पॉलिसी के अनुसार 25 आधार बिंदु ऊपर रखता है रेपो रेट की तुलना। थर्ड पॉइंट लिखिए, presently the RBI keeps the MSF rate higher by 25 basis as compared to the double R means repo rate. Presently, the RBI keeps the MSF rate higher by 25 basis as compared to the repo rate वर्तमान में, लेकिन ये कोई पक्का नहीं है, मतलब कई बार वो इसको छेड़ भी देता है, तो प्रेजेंट सिचुएशन बता रहा हूँ मैं। वर्तमान में आरबीआई द्वारा एमएसएफ दर को डबल आर रेपो रेट तुलना में 25 आधार बिंदु ऊपर रखता है। प्रेजेंट, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों लिखे, प्रेजेंट लेवल 6.75, 25 आधार बिंदु ऊपर। ये सारी दरें जो आरबीआई और बैंकों की हैं, ये मैंने कंप्लीट कर दी, मतलब एक तरफ बैंक से दूसरी तरफ आरबीआई, डायग्राम बना के देखेंगे, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों।
बीच में हम यहाँ पर रेपो रेट ले लेते हैं। आरआर रेपो रेट, ये मेन होती है, ये ध्यान रखिए। एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ मैं आपको। अच्छा पढ़ोगे तो अच्छा आपका आईक्यू भी डेवलप होगा विषय, ठीक है। इसको हम कहेंगे एस डी एफ रेट, डी एफ, ठीक है। और इसके ऊपर इतनी ही डिस्टेंस, यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रिपल आर एफ ट्रिपल, ठीक है। ये 3.35% आप मन में समझ लेना या मैं लिख के बाद ये 6.5, 6.25, 6.75, इसका इस ये तो इतनी दूर है, इसकी ट्रॉली लगभग कैसी है आप देख सकते। और एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं रेट कॉरिडोर। ये क्या होती है, इसको दर गलियारा, ये ऐसी है। आप हिंदी का मतलब ये नहीं कि आप इसे भी लिख सकते हो हिंदी में, ऐसा मौका है तो रेट कॉरिडोर। कॉरिडोर का मतलब क्या होता है, गलियारा। तो रेटों के जो ये तो काम नहीं कर रही है, बैंकों के बीच में भी धन का लेन देन होता है, बैंक आपस में भी धन का लेन देन कर सकते हैं। जैसे एक बैंक, ध्यान से सुनना मेरी बात, ओवरनाइट के लिए उसको पैसा चाहिए एक बैंक को, तो दूसरे बैंक से भी ले सकता है। You must understand one point, that banks can also exchange money among themselves without moving to the RBI. They can exchange. There is, you might have heard about these words, coal money market. 2023 का पीटी पेपर देखते तो उसमें एक वर्ड था कोल मनी मार्केट, नोटिस मनी मार्केट एक वर्ड होता है, इंटर बैंक टर्म मनी मार्केट एक वर्ड होता है। ये बैंकों के बीच में चलता है। कोल मनी मार्केट हो, नोटिस हो, मैं पढ़ाऊंगा आपको, आप चिंता ना करो। ये मनी बैंकिंग खत्म होने के बाद जब मैं वित्त बाजार पढ़ाऊंगा आपको, तो उसमें इनका बकायदा नोट्स लिखेंगे हम। लेकिन एक कुछ बातें ऐसी होती है जो एडवांस में आ जाती है, तो उस वजह से मैं ये बातचीत कर रहा हूँ। तो बैंक भी आपस में धन का लेन देन करते हैं, और कोल मनी मार्केट जो होता है उसमें एक दिन के लिए धन का लेन देन होता है, ओवरनाइट के लिए। और यहाँ पर ये दर भी ओवरनाइट है, ये दर भी ओवरनाइट है। अगर एक बैंक दूसरे बैंक से उधार लेना चाहे और वो बैंक उससे 7% ब्याज मांग रहा है, जबकि आरबीआई कितना ले रहा है, 6.7, right? In the open market among the banks, if overnight money's rate of interest is 7%, तो कोई बैंक नहीं लेगा दूसरे बैंक से, क्योंकि 6.75% पे उसको आरबीआई दे रहा है। तो इसका मतलब बैंकों के बीच में इससे ऊपर रेट नहीं जाएगा, इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो ज्यादा लेगा तो लोग आरबीआई से ले लेंगे। जिससे आप ये समझो कि सरकार ने भी बीच में कहा कि हम टमेटो हम बेचेंगे, कम रेट पे बेचेंगे। और सरकार अगर अच्छे से कम रेट पे ₹60 पर केजी, ₹80 पर केजी सेल करती है, तो ओपन मार्केट में जो ज्यादा रेट है वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि लोगों को गवर्नमेंट दे रही है।
तो धीरे-धीरे क्या होगा वो नीचे आ जाएगा, वही यहाँ पर है। क्यों सरकार ऐसा बोलती है कि हम भी बेचेंगे कंट्रोल करने की और ये भी ऐसे कंट्रोल कर रहा है। अब उल्टा चलते हैं। मैं एक बैंक हूँ और मैं पैसे देना चाहता हूँ ओवरनाइट के लिए, बट सामने वाला बैंक कह रहा है कि मैं तो आपको 6% ही ब्याज दूँगा, जबकि आरबीआई मुझे कितना दे रहा है? 6.25%। तो ये 2 जो दरें इन्हीं के बीच में रेटें घूमेगी मतलब इस तो यही क्या कहलाता है? रेट कॉरिडोर। और ये तो यूज़लेस है। जब मुझे इस पे मिल रहा है तो मैं इस पे क्यों जाऊँगा? इसलिए आपने देखा होगा लगातार आरबीआई इसको नहीं छेड़ तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए और इनके बीच में गैप मेंटेन रखता है एक तरह से। तो एक रेट कॉरिडोर का कॉन्सेप्ट आपको पता लगा होगा, ठीक है? दूसरा एक बात और मैं समझाता हूँ आपको और ये ध्यान रखिए कि आपको पढ़ना होगा। बस फ़र्क है कि आपको आइडिया नहीं है उतना कि भई क्या एग्ज़ाम के हिसाब से है। तो आप को लगता है कि यार ये भारी पड़ रहा है। अब मैंने यहाँ पे रेपो रेट बनाया, ये डबल आर है। यहाँ पे मैंने एमएसएफ बना लिया और यहाँ पे मैंने एसडीएफ डिस्टेंस अभी हम देख लेंगे। इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ये गैप है, एक फिक्स गैप। अब जब इसको आप ऊपर करोगे ट्रिपल आर को तो ये सब ऊपर जाएँगे। ये सब ऊपर की तरफ जाएँगे और इसको नीचे क्योंकि गैप्स हैं मेंटेन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप आरआर को इंक्रीज़ करोगे तो एमएसएफ भी इंक्रीज़ और एसडीएफ भी इंक्रीज़। जो इनकी डिस्टेंस है, कई बार आरबीआई ऐसा भी करता है कि बिना मतलब इसको वहीं रखता है और इसको ऊपर ले जाता है। वो कुछ खास प्रॉब्लम होती है तब होता है। सामान्य स्थिति में वो ऐसा करता है। इसी प्रकार से इसको रूल ना समझें, वो कभी-कभी तो तोड़ता भी है। मैं क्लियर कट आपको कह रहा हूँ, लेकिन सामान्य स्थिति को ऐसा फॉलो करता है। एमएसएफ डाउन हो जाएगा और एसडीएफ भी डाउन। और जितने परसेंट से आप इनमें चेंज करेंगे, उतना परसेंट ये भी बढ़ेगा। जैसे आरआर को अगर आपने 6.5 की जगह 7.5 कर दिया, तो ये भी पहले से 1% ऊपर, एक डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है। इस तरह से ये तो इस समय जो हमने पढ़ाई की, दो 2-3 क्लास के अंदर, इसमें क्या था? एक तरफ आरबीआई था वर्सेस दूसरी तरफ क्या था? बैंक्स थे। अब हम अगली क्लास में जो मिलेंगे, तो एक तरफ बैंक्स रहेंगे वर्सेस दूसरी तरफ कस्टमर्स होंगे। उस तरह की भी ब्याज दरें हैं मतलब। जैसे आपने नाम सुना होगा बीपीएलआर, एमसीएलआर, बेस रेट, ईबीएलआर इस तरह का। उसमें मेरा सुझाव आपको ये है कि उसमें ज़्यादा नहीं उलझना है क्योंकि यूपीएससी बैंक और कस्टमर की चीज़ों में एक आधी बार कोई सवाल करती है। जैसे कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट एक होता है, उसके ऊपर एक बार यूपीएससी ने पूछा था। बाकी जनरली मतलब एमसीएलआर पे पूछा जब वो नई लागू हुई तो 2016 के पीटी पेपर में आया, लेकिन जनरल पूछता है मतलब एक बेसिक इन्फॉर्मेशन।
ज़्यादा आपको समझना होता है इनको। तो अगली क्लास में हम लोग इन पे बातचीत करेंगे और जो विलंब होता है हमारी क्लास में, तो ये विलंब की वजह टेक्नोलॉजी होती है। आप इस चीज़ का भरोसा करें और 8 बजे शार्प मैं अपने ऑफ़िस में होता हूँ कि भई हमें एकदम तैयार होके क्लास में पहुँचना है एकाग्र होके। तो पहले आके मैं ध्यानस्थ होके अपनी चेयर पे बैठ जाता हूँ और 8 बज के 28 मिनट पे मैं अपने गेट पे होता हूँ। मेरा स्टाफ मुझे इशारा करता है, मैं अंदर आता हूँ, लेकिन मेरे जो ऐप है, उसमें 2 दिन तो ठीक दिखा रहा था। आज दिखाने लगा कि 8 मिनट जब आप उस पर क्लिक करते हैं ऐप के ऊपर, लाइव क्लासेस पे जाके, तो कहता है कि 8 मिनट बाकी है, 9 मिनट बाकी है, 10 मिनट बाकी है। तो वो मेरे इसमें स्टार्ट नहीं होता है। अब इसकी वजह क्या है? और कई बार स्टार्ट टाइम पे हो जाता है। इसका मतलब कोई फ़ोन में कमी नहीं है। और होता क्या है कि जब मुझे ये लगता है कि अभी ये क्लास नहीं दिख रही है, लाइव नहीं हो रही है, तो मुझे मालूम नहीं चल पाता है कि मैं रिपीट करूँ, कैसे टॉपिक को उठाऊँ? कहीं न कहीं मन में द्वंद्व बना रहता है, जिससे क्लास पे असर आता है उसका। तो दोस्तों, अगर आगे भी इस तरह की विलम्ब होती है, तो आप इस बात को समझेंगे, क्योंकि मेरे ऐप में जब दिखेगा तभी मैं क्लास के अंदर आपको तब क्लास के अंदर आ पाऊँगा। मैं होता यहीं पर हूँ। तो आप इस बात को समझेंगे और आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।